आरक्षण पर बवाल, बीजेपी में घमासान, सोशल मीडिया से सड़क तक हंगामा। आरक्षण मिटेगा या सरकार हटेगी? अब की बार किसको भारी नुकसान? जातिगत आरक्षण के आगे सरेंडर या बवंडर? धर्म ज्ञान पर अश्विनी उपाध्याय की बड़ी बात। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। आरक्षण हटाओ और यूजीसी रोल्स बैक, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त भाजपा के लिए, अगर मैं बात करूं सीधे तौर पे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। आलम यह है कि इन दो मुद्दों पर मोदी सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। अब चाहकर भी इसका विरोध भी नहीं कर सकती है, इसके समर्थन में भी नहीं उतर सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूजीसी और आरक्षण हटाओ को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, ये बवाल किस ओर जाता हुआ नजर आएगा और देश की जो युवा पीढ़ी है, क्या वो एक इसी की आड़ में एक नया इतिहास भी लिखेगी? और क्या हमारे देश में क्या ये मुमकिन है कि जातिगत आरक्षण जो इतने लंबे समय से हमारे देश में जो चल रहा है, क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? इसी पर बातचीत करने के लिए कि इसकी सत्यता क्या कहती है, जमीनी स्तर पर क्या ये चीजें मुमकिन है या नहीं है, मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने वेल नोन एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी। सर, धर्म ज्ञान आपका फिर से स्वागत करता है। देखिए, आरक्षण पे चर्चा करने से पहले भारत के संविधान पे चर्चा करना चाहिए, और संविधान में भी वर्तमान संविधान नहीं बल्कि मूल संविधान पे चर्चा करना चाहिए। 125 बार संविधान बदला जा चुका है और संविधान बदला गया है वोट के लिए, नोट के लिए और सत्ता के लिए जी। इसलिए मैं वोट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी नेताओं के द्वारा बदले गए संविधान की बात नहीं करूंगा। मैं मूल संविधान की बात करूंगा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, सरदार पटेल ने बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे उसमें, पंडित नेहरू थे, रफी अहमद किदवई थे, मौलाना कलाम थे। उसमें आरक्षण की व्यवस्था मात्र 10 वर्ष की थी और मात्र 10 वर्ष में भी केवल SC ST के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। SC ST में भी केवल गरीबों के लिए, जो वास्तव में पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। अनलिमिटेड कोई व्यवस्था थी नहीं। पंडित नेहरू ने क्या कहा है रिजर्वेशन के ऊपर, ये हमारे संविधान, हमारा बकायदा ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने क्या कहा हुआ है। बाकी और लोगों ने क्या कहा था, बाबा साहब ने भी कहा था, भैया एक बार 10 वर्ष की व्यवस्था करते हैं, लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, उसके बाद फिर अपनी अपनी मेहनत से, अपनी अपनी काबिलियत के दम पे, अपने अपने क्षमता के अनुसार, जो जिसको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनेगा, जिसको कंपाउंडर बनना है कंपाउंडर बनेगा। अगर आप डॉक्टर जो बनने लायक है उसको कंपाउंडर बना देंगे तो वो जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट रहेगा, ढंग से कंपाउंडर वाला काम नहीं करेगा। और जो कंपाउंडर बनने लायक है उसको आप जबरदस्ती डॉक्टर बना देंगे तो 2-4 लोगों की जान ले लेगा, ऑपरेशन ठीक से नहीं कर पाएगा, वो फ्रस्ट्रेट भी रहेगा, वो परेशान भी रहेगा। तो अभी आज की डेट में यही हो रहा है कि जो डॉक्टर बनने लायक नहीं उसको हम कंपाउंडर, मतलब क्या बोलते हैं, डॉक्टर बनने लायक नहीं है हम उसको डॉक्टर बना रहे हैं, जो कंपाउंडर बनने लायक नहीं उसको कंपाउंडर बना रहे हैं। ये व्यवस्था चल रही है। आज वर्तमान व्यवस्था क्या चल रही है कि किसान का बच्चा रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहा है, सारा रिजर्वेशन कृषि मंत्री के बच्चे उठा रहे हैं। जो श्रमिक का बच्चा है वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाता, लेकिन जो लेबर मिनिस्टर है उसके परिवार के लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। आज की डेट में जो होमगार्ड का परिवार है वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाता है, लेकिन होम मिनिस्टर का परिवार रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है। शिक्षा मित्र जो है उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाता, शिक्षा मंत्री के परिवार का रिजर्वेशन, लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। क्लर्क को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कमिश्नर को नहीं। चौकीदार के परिवार को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तहसीलदार रजिस्ट्रार के परिवार को नहीं। मजदूर के बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मालिक के बच्चे को नहीं। सांसद, विधायक के मंत्री के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए रिक्शा चलाने वाले के परिवार को, जहाज चलाने वाले को नहीं। रिजर्वेशन मिलना चाहिए साइकिल से चलने वाले को, BMW, मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वालों को नहीं। रिजर्वेशन कंपाउंडर के बच्चे को मिलना चाहिए, डॉक्टर के बच्चे को नहीं। रिजर्वेशन सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को मिलना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर के बच्चे को नहीं। रिजर्वेशन चपरासी के बच्चे को मिलना चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के बच्चे को नहीं। रिजर्वेशन संतरी को मिलना चाहिए, संतरी के बच्चे को मिलना चाहिए, मंत्री और मुख्यमंत्री के बच्चे को नहीं। रिजर्वेशन सब्जी जो बेचता है ना गाँव में, किसान, दलित, उसके बच्चे को मिलना चाहिए, बड़े बड़े फार्म हाउस के मालिक को नहीं। रिजर्वेशन चाय पान, माला फूल बेचने वाले के परिवार को मिलना चाहिए, बड़ी बड़ी होटलों के मालिक को नहीं। तो जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। जो मैनेजर हो गए, सीनियर मैनेजर हो गए, GM हो गए हैं, इंजीनियर हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, प्रोफेसर हो गए हैं, उनके परिवार के लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। रामनाथ कोविंद जी के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए? जो अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए? बहन मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चरण सिंह चन्नी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए?
रामविलास पासवान जी के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए? चिराग पासवान के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए? बालाकृष्णन साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए? मेरा मानना है सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, तहसीलदार, पेशकार, रजिस्ट्रार के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। आईजी, डीआईजी, डीजीपी जो बन चुके हैं बड़े बड़े अधिकारी, उनके रिजर्वेशन को फायदा नहीं मिलना चाहिए। अब समय आ चुका है, रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। एक परिवार एक बार जी। और मासिक आय 50,000, यानी जो महीने में 50,000 रुपए से कम कमाएगा उसी के बच्चे को रिजर्वेशन मिलेगा, और एक परिवार में एक बार ही रिजर्वेशन फायदा मिलेगा। और तीसरी कंडीशन, केवल और केवल हिंदुओं के बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो भी SC ST के रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब उसको भी टाइम, उसकी भी क्राइटेरिया सेट होनी चाहिए कि जो लोग कन्वर्ट हो गए उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। और रिजर्वेशन की समीक्षा इसलिए भी जरूरी है कि जो सक्षम लोग हैं वो बार बार उठा रहे हैं, अक्षम लोगों को नहीं मिल रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गांव के गरीब परिवार के लोग पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, दलित परिवार के लोग पढ़ते हैं, पिछड़े परिवार पढ़ते हैं, आदिवासी परिवार जी। और अगर उस स्कूल में जो टीचर है वो अयोग्य है, मैथ वाले को मैथ नहीं आता, फिजिक्स वाले को फिजिक्स नहीं आता, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री नहीं आता, जूलॉजी वाले को जूलॉजी नहीं आता, बॉटनी वाले को बॉटनी नहीं आता, तो आपने 5 टीचर को रिजर्वेशन का फायदा उठा के टीचर तो बना दिया, लेकिन वो 5 टीचर 5,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसको जो जिस विषय का टीचर उसको आता ही नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर दलितों का कल्याण करना है, आदिवासियों का कल्याण करना है, और दलित आदिवासी के बच्चे चूंकि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में कौन इलाज कराता है? गरीब लोग कराते हैं, किसान कराते हैं, मजदूर कराते हैं, दलित परिवार कराते हैं, पिछड़े परिवार कराते हैं, आदिवासी परिवार करते हैं। और अगर वहां इनकम्पिटेंट डॉक्टर रहेगा, वो उल्टी सीधी दवा देगा, तबीयत और खराब हो जाएगी, उल्टा सीधा ऑपरेशन करेगा, बीमारी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरा है न्याय व्यवस्था। मेरा मानना है शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था, इसमें रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहां भी रिजर्वेशन होना चाहिए, मिनिमम कट ऑफ का सिस्टम जरूर होना चाहिए। भैया 50% आपको कुछ भी बनना है तो 50% तो आपको पास मार्क रखना ही पड़ेगा जी। वो जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, 50% से जो कम पा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसको कम से कम नौकरी देना चाहिए। अगर उसको आप नौकरी देंगे तो वो गड़बड़ काम करेगा, वो फ्रस्ट्रेट रहेगा। जो नहीं कर सकता, अगर मान लीजिए आपको गाना नहीं आता और मैं जबरदस्ती आपको रिजर्वेशन के जरिए सिंगर बना दूं, तो आप सिंगर बन ही नहीं पाएंगे, पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेट रहेंगे जी। अगर आपको जहाज उड़ाना नहीं आता और हम जबरदस्ती बोले नहीं आप रिजर्व कटे के काम करो, जहाज उड़ाओ आप, तो क्या करेंगे? दूसरों की जान, दूसरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और आप खुद भी फ्रस्ट्रेट रहेंगी। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में जो देश विकसित देश बने हैं वो मेरिट को दरकिनार करके नहीं बने, मेरिट का सम्मान करने पे ही बने हैं। जब तक आप मेरिट को अगर आप दरकिनार करेंगे तो क्या होगा? वो विदेश भाग जाएगा। और यही हो रहा है, भारत में बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है, खूब पलायन हो रहा है। यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, आयरलैंड, अमेरिका, चीन, जापान जा रहे हैं। हमारी पूरी क्रीम जो है, क्यों? क्योंकि 99% आया तब तो चलो उसको ठीक है, IIT मिल गया, MBBS में सिलेक्शन हो गया। 95% आया तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। अब अगर 95% सिलेक्शन नहीं होगा और 9% वाले को, 10% वाले को, 20% वाले का आप सिलेक्शन करेंगे तो फ्रस्ट्रेट होगा। फ्रस्ट्रेट होगा तो क्या होगा? या तो उल्टा सीधा काम करेगा, देश से नफरत करेगा, सिस्टम से नफरत करेगा, नेताओं से नफरत करेगा। और अगर वो सक्षम होगा तो भाग जाएगा। जो हो भी रहा है, सही कहा। इस देश में बड़े पैमाने पे प्रतिभाओं का जो पलायन हो रहा है केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मेरिट को दरकिनार कर रहे हैं। और मेरिट को दरकिनार करके आज तक कोई भी देश न विकसित देश बन पाया, न आत्मनिर्भर देश बन पाया, न वो विश्व गुरु बन पाया, न विश्व महाशक्ति बन पाया। और वैसे भी मेरा मानना है समान अवसर आरक्षण से नहीं आएगा, समान अवसर आएगा समान शिक्षा से। अल्टीमेटली यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की ट्रेन चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश का स्कूल क्यों नहीं चल सकता? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश का एक क्यों नहीं हो सकता? इस देश में वास्तव में दलितों और पिछड़ों का कल्याण करना है तो सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए। ये जो 32 तरीके के एजुकेशन बोर्ड है इनको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, 32 तरीके का जो सिलेबस है उसको मर्ज करके वन नेशन वन सिलेबस,
और ये जो प्राइवेट किताब माफिया लूट रहे हैं, वो जो गांव का गरीब दलित है वो 500 रुपए किताब नहीं खरीद सकता। इसलिए स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब मैंडेटरी करनी चाहिए और कोचिंग माफियाओं से इनको मुक्ति चाहिए। भाई जो स्कूल में पढ़ाया जाए सरकारी स्कूल में, वही जेई में, नीट में, क्लैट में, एनडीए में वही पूछा जाए। जो एग्जाम में पूछा जाए वही पढ़ाया जाए, जो पढ़ाया जाए वही पूछा जाए। उससे दलितों का भला होगा, उससे आदिवासियों को भला होगा, उससे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी आरक्षण से नहीं मिलेगी। ना आरक्षण से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना आरक्षण से सामाजिक समरसता आएगी। सामाजिक समरसता आएगी समान शिक्षा से, समान अवसर मिलेगा समान शिक्षा से। दुर्भाग्य देखिए, समान शिक्षा की बात नहीं हो रही है, रिजर्वेशन की बात हुई जा रही है। लेकिन देखिए, बात तो हम सभी जानते हैं और आपने जो बातें बताई हैं वो हमारे दर्शक भी इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा कदम उठाने की ताकत क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या फिर कहें कि क्योंकि यूपी में भी इसको लेकर आंदोलन हो रहा है, इतनी बड़ा कदम, इतनी बड़ी लीडरशिप उठा सकती है क्या? देखिए, ये मुद्दा ऐसा है ना, इस मुद्दे पे तो पहली बात तो रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर हो जाएगा तो उससे सवर्णों को क्या फायदा है? उससे तो केवल गरीब आदिवासियों को फायदा होगा, गरीब दलितों को फायदा होगा। तो ये सवर्ण बनाम दलित का है ही नहीं है। मुद्दा ये न्याय और अन्याय का है, मुद्दा ये सही और गलत का है, मुद्दा ये धर्म और अधर्म का है। तो धर्म ज्ञान पे हम बैठे हुए हैं, तो हम धर्म ज्ञान पे धर्म की बात कर रहे हैं। जो लोग, अभी एक मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो रिजर्वेशन के सहारे आईआरएस बन गए, इनकम टैक्स में चले गए, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स में है, फिर रिजर्वेशन के सहारे सांसद भी बन गए, दिल्ली में रहते हैं और उनके परिवार के लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। वो जो गांव में रहते हैं, राधे श्याम, सीताराम, उनको रिजर्वेशन का फायदा कम मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन इसलिए एक परिवार एक बार होना चाहिए और अधिकतम आय 50,000। जो 50,000 से ऊपर कमा रहा है भैया, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस देश में 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। मुफ्त में राशन किसको दिया जाता है? ईडब्ल्यूएस और बीपीएल को जी। तो रिजर्वेशन में फिर ईडब्ल्यूएस बीपीएल को मिलना चाहिए। रिजर्वेशन की क्राइटेरिया यही होनी चाहिए कि जिसको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। जिनको राशन नहीं मिल रहा है मुफ्त में, तो आप सीधे सीधे इसका क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि रिजर्वेशन केवल ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, बीपीएल को मिलेगा। हम ये नहीं करें एससी एसटी रिजर्वेशन आप किसी और को दे दीजिए, आप एससी एसटी को दीजिए, लेकिन उसी एससी एसटी को दीजिए जो ईडब्ल्यूएस है, जो बीपीएल है, जिसको मुफ्त में राशन मिलता है, जो गरीबी रेखा के नीचे है। जब गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, जैसे सरकार कहती है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, तो जब गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया फिर उसको रिजर्वेशन को मिलना चाहिए। रिजर्वेशन तो गरीबी रेखा से नीचे वाले को मिलना चाहिए। अगर हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई 6 लाख महीने में 1 लाख रुपए जो ज्यादा पाएगा उस पर इनकम टैक्स लगेगा, 1 लाख से कम वाले पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर वो वही क्राइटेरिया तो रिजर्वेशन पे होना चाहिए। और क्या आप ये मानते हैं कि अगर इकोनॉमिकली रिजर्वेशन नहीं हो जाता है, तो जब तक नहीं हो जाता तब तक भारत विश्व गुरु का जो सपना देख रहा है वो उसका अधूरा ही रहेगा? देखिए, रिजर्वेशन तो मैं तो कहता हूं कि दुनिया में आज तक चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, किसी भी देश में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। सब हर जगह मेरिट पे सिलेक्शन हो रहा है जी। जब मेरिट पे सिलेक्शन होगा, भाई आपके यहाँ एंकरिंग होनी है, एंकरिंग में अगर आप रिजर्वेशन कर देंगे तो क्या होगा? जिसको एंकरिंग नहीं आती वो एंकर तो बन जाएगा, बाद में क्या होगा? दर्शकों का क्या होगा? जिसको आपको कैमरा चलाना नहीं आता, जबरदस्ती आप उसको कैमरामैन बना दो जी। जिसको वीडियो एडिटिंग करनी नहीं आती उसको आप जैसे वीडियो एडिटर बना दो। जिसको जो है मतलब जो काम जिस आता है वही काम करना चाहिए। मेरा लगता है कि कायदे से व्यक्ति योग्य बने, अपने आप अपनी क्षमता के अनुसार नौकरी ले, वो ज्यादा अच्छा। और दूसरी बात ये, सरकारी नौकरियां हैं कितनी? साल भर में 1 लाख भी नहीं है, उस पर इतनी चर्चा हो रही है। यूनिफॉर्म एजुकेशन से सबका भला होगा, ब्राह्मण का भी भला होगा, क्षत्रिय का भी भला होगा, वैश्य और दलित का भी भला होगा, अगड़े पिछड़े का यूनिफॉर्म एजुकेशन से भला होगा, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबका भला होगा। समान शिक्षा से देश मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, सब जुड़ेंगे। तो यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात होनी चाहिए और रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि यूनिफॉर्म एजुकेशन के रास्ते ही भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, अश्विनी उपाध्याय जी के इन विचारों से आप लोग कितनी सहमति रखते हैं, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।